भारत के त्योहारी मौसम की तरह ही चीन में भी नेशनल डे और मिड ऑटम फेस्टिवल का जश्न चल रहा है। दोनों ही देशों में सरकारें और सरकारी संस्थाएं हर संभव कोशिश कर रही हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें और त्योहार के मौसम में जमकर खर्च करें ताकि अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूमे। Growth outlook remains resilient, supported by विकास का परिदृश्य मजबूत है, उसे कमजोर मांग के बीच भी घरेलू स्थिति से फायदा मिल रहा है। इस पर अच्छे मानसून, कम महंगाई, वित्तीय आसानियों और जीएसटी में हुए हालिया सुधारों से काफी अच्छा असर होने वाला है। impact of the recent GST reforms. अगर जनता खर्च करने के लिए अपना बटुआ लेकर बाजार पहुंची तो ट्रंप के भारी टैरिफों से जूझ रहे दोनों ही देशों को उस मोर्चे पर भी थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आज हम इन दोनों देशों के तरीकों की तुलना करेंगे और जानेंगे कि अभी तक किसका फॉर्मूला ज्यादा कारगर रहा है, यानी चीन और भारत में से कौन अपने ग्राहकों को बटुआ लेकर बाजार में पहुंचाने में ज्यादा सफल रहा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत सामान नहीं खरीद रहे। भारत ने मांग का पहिया घुमाने के लिए इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाने और जीएसटी में बड़ी कटौती जैसे कदम उठाए हैं। वहीं चीन ने लोगों को पुरानी चीजों के बदले नई चीजें खरीदने पर छूट देने की शुरुआत की है। आमतौर पर भारतीय लोग नवरात्र से शुरू होने वाले त्योहारी मौसम का इंतजार नई गाड़ी, टीवी, फ्रिज या गहने खरीदने के लिए करते हैं। कंपनियां भी इस दौर में अच्छी छूट देकर ग्राहकों को ज्यादा खरीदारी के लिए प्रेरित करती हैं। हालांकि भारत में जीएसटी कम होने से ग्राहकों का उत्साह एक सीमा में ही बढ़ा है। इसकी वजहों में से एक अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों में जारी तनातनी की है। भारत हर स्थिति में रास्ता निकाल ही लेता है, चाहे मसला टैरिफ का हो, रेट में कटौती का या डॉलर के दाम बढ़ने जैसी चीजों का। भारत को हर स्थिति से निपटना आता है, तो मैं मानता हूं कि वो रास्ता निकाल लेंगे और अपने सामान वहां भेज सकेंगे जहां वो भेजना चाहते हैं। चीन में भी खरीदारी का यही मौसम होता है। फिलहाल चीन में नेशनल डे और मिड ऑटम फेस्टिवल का जश्न चल रहा है। ऐसे में सरकार ने पुराना माल लौटाकर नया खरीदने वालों को भारी छूट देने का फैसला किया है। चीनी सरकार ने साल 2025 की शुरुआत में ही ये योजना शुरू कर दी थी। इसके तहत चीनी सरकार ने 300 अरब युआन या 41 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम निकाल कर रख ली थी, जो उन लोगों को छूट देने के लिए काम आने वाली थी जो अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान और मशीनों को लौटाकर उनके बजाय नई चीजें खरीद रहे थे। साल 2025 की शुरुआत से ही भारत सरकार भी ऐसे प्रयासों में लग गई थी। इनकम टैक्स की लिमिट को सीधे बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर देना ऐसा ही कदम था। हालांकि इसके बावजूद अर्थव्यवस्था में बड़ी मांग नहीं आ सकी। इसके बाद हाल ही में भारत सरकार की ओर से जीएसटी की दरों में छूट दी गई। फिर भी सितंबर में कार बिक्री के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत उत्साहजनक नहीं रहे। साथ ही लोग लगातार जीएसटी दरों में होने वाली कटौती के चलते आम चीजों के दाम घटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन सामानों के दाम में भी अभी कोई खास कटौती नहीं दिखी है। ऐसे में भारत सरकार की ओर से मांग बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का अब तक सीमित असर ही दिखा है। वहीं चीन ने हाल ही में पुराने के बदले नए सामान की योजना के लिए करीब 9.5 अरब डॉलर यानी चौथा हिस्सा जारी किया है। ये छूट के लिए सरकार की ओर से दिए गए 41 अरब डॉलर से ज्यादा की खेप का आखिरी हिस्सा है। चीन को इससे फायदा भी मिला है। अपनी खेती की मशीन को कचरे में बेचने से मुझे सिर्फ 3-4 हजार युआन मिलते। इस सब्सिडी के साथ मैं इससे 17,500 युआन कमा सकता हूं और इसके साथ ही मुझे नई मशीन खरीदने पर 50% की छूट मिल सकती है, यानी करीब 8,000 युआन की छूट और कुल मिलाकर करीब 26,000 युआन का फायदा। अगस्त के महीने तक चीन में पुराने के बदले नए सामान की इस योजना के तहत 33 करोड़ ग्राहक खरीदारी कर चुके थे। इससे चीनी कंपनियों ने करीब 276 अरब अमेरिकी डॉलर का सामान बेच लिया था। ये बड़ी सफलता है। इस योजना में भारत के लिए भी एक उम्मीद छिपी हो सकती है। हालांकि दोनों ही देशों में ग्राहकों की स्थिति में भी काफी अंतर है। फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि दोनों ही देश की सरकारों के ऊपर बड़ा कर्ज है और सरकारों के लिए इस तरह जनता के खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए अपने कर्ज को बढ़ाते जाना बहुत दिनों तक काम नहीं आ सकता। अगर आप भी इस दिवाली तक कोई बड़ा खर्च करने के बारे में सोच रहे हैं तो बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। हम मिलेंगे अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।